हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम इग्नू का सब्जेक्ट IBO 5। ये इसका चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पढ़ लिए थे और सेल्फ असेसमेंट के भी हमने 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। तो चैप्टर का नाम है हवाई परिवहन मीन्स एयर ट्रांसपोर्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में हवाई परिवहन द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं क्या हैं और नवी योजना में दिए गए नीतिगत ढांचे और कार्यक्रम व हवाई सेवाओं में कहां तक सुधार ला सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, जो हमने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, उसमें आप देखिएगा ये क्वेश्चन आया था, हमने उसमें चेक कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत में हवाई परिवहन द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं क्या हैं। क्या ऐसी समस्याएं हैं जो हवाई परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट को जिनका सामना करना पड़ता है, और जो 9th प्लानिंग में कुछ नीतिगत ढांचे और कार्यक्रम व हवाई सेवाओं में सुधार किया गया है, तो कहां तक हम सुधार कर चुके हैं और कौन से हम सुधार ला सकते हैं। आंसर है, भारत में हवाई परिवहन द्वारा अनेक समस्याओं का सामना किया जा रहा है, वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिक किराया होने के कारण ज़्यादातर व्यापारी संघ दूसरे रूप में व्यावहारिकता नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा है। तो जो भी व्यापारी संघ है वो व्यावहारिकता नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा किराया होने से उनको व्यापार में वो चीज़ कॉस्टली पड़ती है तो उनके प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, तो इसलिए वो व्यावहारिकता नहीं दिखा पा रहे हैं। सेकेंड है, आधारिक संरचना में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बाधाओं की वजह से निजी क्षेत्रों पर बड़े जहाज को लेने पर प्रतिबंध होते हैं, क्योंकि हमारी जो आधारिक संरचना है ना, उसमें कई तरह की बाधाएं हैं, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर के जो क्षेत्र हैं वो बड़े जहाज़ों को लेने पर प्रतिबंध होते हैं। उनमें प्रतिबंध लगाया गया है कि वो बड़े जहाज़ों को नहीं ले सकते, निजी क्षेत्रों के द्वारा बड़े जहाज़ों को नहीं लिया जा सकता, उस पर प्रतिबंध है। थर्ड है, विमान दुर्घटना भी इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है या कोई विमान में कोई गड़बड़ी हो जाती है, इसकी वजह से विमान दुर्घटना हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा जान और माल दोनों का ही लॉस हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फोर्थ है, व्यय अनुपात का सर्वाधिक भाग ईंधन पर व्यय हो जाता है, साथ ही स्टाफ का वेतन, मूल्यह्रास तथा रखरखाव व्ययों को भी देखा जाता है। तो जो एक्सपेंस रेशो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और उसका जो एक्सपेंस रेशो में जो ज़्यादातर एक्सपेंस है वो फ्यूल पर खर्च हो जाता है। ठीक है, जितना भी एक्सपेंस होता है वो उसका ज़्यादा पार्ट फ्यूल पर खर्च हो जाता है। साथ ही स्टाफ को सैलरी देनी होती है, डेप्रिसिएशन रखती है, और उसको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं उनको भी देखा जाता है। तो जिसकी वजह से भारत में हवाई परिवहन के द्वारा समस्याएं फेस की जाती हैं। अब है, नवीन योजना में नीतिगत ढांचे व सुधार कार्यक्रम कौन कौन से हुए हैं। नवी योजना के दौरान नीतिगत ढांचों व कार्यक्रमों में निम्नलिखित प्रकार के सुधार लाया गया है। नंबर 1, नवी योजना में घरेलू हवाई परिवहन को पर्याप्त क्षमता प्रदान की गई है। जो 9th प्लानिंग हुआ है उसमें जो डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट है ना, उसको पूरी की तरह से फुल कैपेसिटी उसको प्रोवाइड कराई गई है कि आप डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट में पर्याप्त क्षमता से काम कर सकते हो। डोमेस्टिक मतलब सिर्फ अपने देश में ही अगर हवाई परिवहन है, विदेशों में नहीं है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, उसमें उनको क्षमता प्रदान की गई है। सेकंड है, इसमें निजी और सरकारी क्षेत्रों के मध्य स्वस्थ प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहन दिया गया है, क्योंकि अगर कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को ही प्रोत्साहन दिया गया है, क्योंकि कंपटीशन हेल्दी अगर होता है तो वो किसी भी क्षेत्र के लिए अच्छा माना जाता है। तो दोनों को ही प्रोत्साहित किया गया है, इंकरेजमेंट दिया गया है। थर्ड है, निजी व सरकारी क्षेत्रों को सुरक्षित व विश्वसनीय सेवाएं प्रदान की गई हैं। जो भी निजी सेक्टर हैं या प्राइवेट सेक्टर हैं उनको सुरक्षित और विश्वसनीय, जिस पर बिलीव किया जा सके, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं। फोर्थ है, नवी योजना में नागरिक उड्डयन के विकास को भी नीतिगत उद्देश्य के रूप में जाना गया है। तो 9th उसमें कि एक तो होता है सामान को ले जाने वाला परिवहन, एयर परिवहन, ठीक है, और दूसरा होता है नागरिक, जो लोगों को लेके जाता है, रेजिडेंट्स वगैरह को लेके जाता है, सिटीजन्स को लेके जाता है, उसके विकास में भी नीतिगत उद्देश्य के रूप में इसे जाना गया है। उस पर भी काफ़ी अच्छा विकास किया गया है नागरिक उड्डयन परिवहन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने पढ़ लिया है कि जो हवाई परिवहन के द्वारा समस्याएं फेस की जा रही थी वो, और कहाँ तक इसमें सुधार लाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में समुद्र पारीय कार्गो को संभालने में प्रमुख हवाई अड्डों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और उनके द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को बताइए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि एक तो समुद्र पार कार्गो होता है जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसके लिए हवाई अड्डों की क्या भूमिका है, क्योंकि वहाँ तक भी सामान को लाना ले जाना होता है, तो हवाई अड्डों की भूमिका बतानी है और साथ ही ये भी बताना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनको फेस किया जा रहा है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसको पढ़ लिया था कि भारत में समुद्र पारीय कार्गो को संभालने में हवाई अड्डों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही है। ये हवाई अड्डे निम्नलिखित हैं, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा दिया हुआ है, आप इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसमें है नंबर 1 नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी IGRUA और होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया HCI। ठीक है, तो आप इसे उसमें देख लीजिएगा। तो दो तो हमने पढ़ लिए थे, तीसरा ये है होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया HCL को हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पूर्णतः एयर इंडिया के अधिकार में है। यह मुंबई और दिल्ली में उड़ान खान पान प्रबंधन इकाई के अलावा मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर व राजनगर में स्थित होटलों की श्रृंखला को संचालित करता है। इसका वित्तीय निष्पादन संतोषजनक नहीं है। तो वैसे तो ये दिल्ली, श्रीनगर, राजनगर आदि में होटलों की जो भी सीरीज़ हैं उनको ये ऑपरेट करता है, लेकिन इसमें जो फाइनेंस है ना, ये संतोषजनक नहीं है। पर्याप्त लंबे समय अंतराल के बाद इसने अपनी स्थिति को सुधारा है। तो लंबे समय के अंतराल के बाद इसने थोड़ी सी अपनी स्थिति को अब सुधार लिया है। 1994 और 95 से ये लाभ भी अर्जित कर रहा है। पहले ये हमेशा लॉस में चलता था, लेकिन 1994-95 से ये लाभ अर्जित कर रहा है। कंपनी ने 9वीं योजना के दौरान लाभ कमाने की आशा जताई थी। तो 9वीं योजना जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं क्वेश्चन में, उसमें इसने कहा था कि इस कंपनी ने कहा था कि हमें लाभ कमाने की आशा है। एयर इंडिया ने 9वीं योजना के अंतर्गत कंपनी में विनिवेश की संभावना व्यक्त की थी। ये व्यक्ति नहीं है, व्यक्त आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एयर इंडिया ने 9वीं योजना के अंतर्गत कंपनी में विनिवेश की संभावना व्यक्त की थी कि उन्होंने कहा था कि हम विनिवेश कर लेंगे, यानी कि जितना हमने निवेश कर रखा है हम उसे निकाल सकते हैं। अगर इनको ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा तो वो उसे विनिवेश कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं? तो समुद्री कार्गो को हवाई कार्गो ने मात तो दे दी, परंतु हवाई कार्गो को कई समस्याओं तथा बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो समुद्री कार्गो होता है जो समुद्र के द्वारा चीज़ों को दूसरे देशों में पहुंचाया जाता है, और हवाई कार्गो है जो इसमें हवाई के द्वारा भेजा जाता है, एयरप्लेन के द्वारा। तो समुद्री कार्गो में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जाने में। ठीक है, और हवाई कार्गो के थ्रू इसे लोगों को या माल को बहुत जल्दी से पहुँचाया जा सकता है। लेकिन बेशक हवाई कार्गो समुद्री कार्गो को मात दे चुका है, लेकिन फिर भी कुछ और समस्याएं हैं और कुछ बाधाएं हैं जिनको अभी भी उसे फेस करना पड़ रहा है। पहली बात है, हवाई मार्ग से सामान जल्दी पहुंचने के कारण अधिक किराया दर ली जाती है, क्योंकि एयरप्लेन के जो टिकट्स हैं बहुत महंगे होते हैं। बड़े व्यापारी तो यह वहन कर लेते हैं, परंतु छोटे व्यापारी ये वहन नहीं कर पाते। अतः एक ही मुख्य बाधा है जिसके कारण हवाई कार्गो को उचित रास्ता प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, जो व्यापारी हैं, अगर इतना महंगा किराया देंगे तो उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, या अगर वो इंपोर्ट करेंगे तो उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से बड़े व्यापारी तो फिर भी ये सहन कर लेते हैं, लेकिन छोटे व्यापारी इसे नहीं सहन कर पाते, इसे नहीं वहन कर पाते, ये उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सेकंड, घरेलू हवाई ट्रैफिक की वृद्धि बहुत ही धीमी रही है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इंडियन एयरलाइंस अपने बेड़े का विस्तार नहीं कर पा रही है। इसके विपरीत वर्तमान बेड़े के साथ इसने अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में वृद्धि कर ली थी। तो घरेलू हवाई ट्रैफिक मतलब जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, वो उनकी जो इंक्रीजमेंट है ना बहुत ही स्लो रही है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि नहीं कर पा रही है। इसका कारण क्या है कि इंडियन एयरलाइंस अपने बेड़े का विस्तार नहीं कर पा रही, अपने को ये एक्सटेंड नहीं कर पा रही है। लेकिन इस समय वर्तमान में देखें तो वर्तमान बेड़े के साथ इसने अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में वृद्धि कर ली थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जितनी की होनी चाहिए। थर्ड है, छोटे विमानों को आर्थिक रूप से व्यवहारिक होने के लिए अधिक भार व अधिक किराया लेना जरूरी था। तो छोटे विमान हैं जो जिनकी छोटे लेवल पे फ़्लाइट्स वगैरह हैं, तो आर्थिक रूप से व्यवहारिक होने के लिए, क्योंकि उन्हें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि अधिक भार और अधिक किराया लेना ज़रूरी था। फोर्थ है, विभिन्न दुर्घटनाओं का भी इस पर पर्याप्त प्रभाव रहा, क्योंकि विभिन्न दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कभी कभी डोमेस्टिक फ़्लाइट है वो
या वैसी फ़्लाइट हैं इंटरनेशनल, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसका भी ये सबसे बड़ी बाधा है जिससे कि लोग इससे बचते हैं। अतः कहा जा सकता है कि समुद्र पारी कार्गो की भूमिका को हवाई परिवहन ने मात तो दे दी, परंतु हवाई परिवहन को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। तो ये तो क्वेश्चन है, लेकिन हमें पाँचों की पाँचों टिप्पणी करनी है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 करेंगे, पहली 2 और बाकी 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पाँचों हम एक बार पढ़ लेते हैं। ए है हवाई परिवहन का महत्व, बी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, सी हवाई कार्गो टैरिफ, फोर्थ है IGRUA और फिफ्थ है BCAS। ठीक है, तो IGRUA और BCAS की फुल फॉर्म मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगी तभी बता दूंगी। तो पहला हम पढ़ लेते हैं हवाई परिवहन का महत्व। हवाई परिवहन का आज अत्यधिक महत्व है। आज वस्तुओं को लाने व ले जाने, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने में, व्यक्तियों को कम समय में अन्य शहरों तक तथा देशों तक पहुंचाने में हवाई परिवहन की बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। विगत वर्षों में यह बहुत तीव्रता से आगे बढ़ा है। वर्तमान में विश्व के संपूर्ण व्यापार का लगभग 20 से 25% व्यापार इसी यातायात के माध्यम से होता है। यानी कि जो अगर पूरे विश्व का बात करें तो टोटल जितना भी ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, उसका 20 से 25% एयरप्लेन के द्वारा ही होता है, हवाई जहाज़ों के द्वारा ही होता है। एयर कार्गो उद्योग की अभूतपूर्व वृद्धि समूचे विश्व में समयानुसार यातायात व संपूर्ण वितरण हवाई प्रौद्योगिकी में सुधार होने व कार्गो के कंटेनरीकरण के आरंभ के साथ साथ अनेक वस्तुओं के उत्पादन प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी प्रगति होने के परिणामस्वरूप हवाई परिवहन के अंतर्गत लागत नियंत्रित वस्तुओं की संख्या बढ़ गई है। तो क्या है, इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एयर कार्गो उद्योग की अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, क्योंकि एयर जो ट्रांसपोर्ट है वो तेज़ी से इंक्रीजमेंट कर रहा है। तो समूचे विश्व में यानी कि पूरे ग्लोबलाइजेशन में समय के अनुसार यातायात और संपूर्ण वितरण हवाई प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है। साथ में कार्गो के कंटेनरीकरण के आरंभ के साथ साथ अनेक वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी प्रगति हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इंक्रीजमेंट हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हवाई परिवहन के अंतर्गत लागत नियंत्रित वस्तुओं की संख्या बढ़ गई है। जिसकी लागत पर नियंत्रण किया जा सकता है तो उसको हम हवाई परिवहन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब न केवल शीघ्र नष्ट होने वाली व ऊंची कीमत वाली वस्तुओं का यातायात हवाई परिवहन के द्वारा होता है, कि एक तो होता है कि पेरिशेबल गुड्स होती हैं जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं, उनके साथ में जो हाई कॉस्ट वाली गुड्स होती हैं इनका तो हवाई परिवहन के द्वारा आयात निर्यात होता ही है, बल्कि साथ ही अन्य वस्तुओं का भी, जैसे कि मशीनों के पार्ट्स का, बिजली का सामान, कढ़ाई बुनाई सिलाई वस्त्र, चमड़े के वस्त्र और खिलौने, हस्तकला के औजारों का भी यातायात होता है। मतलब देखा जाए तो पेरिशेबल गुड्स और जो कॉस्टली गुड्स हैं उनके साथ साथ जो डेली रूटीन की गुड्स हैं उनका भी आयात होता है एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, सेकंड है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। इस पर हमें टिप्पणी लिखनी है। ये एक लिमिटेड कंपनी है, इस पर हमें टिप्पणी करके बतानी है। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड को वर्ष 1985 में निर्गमित किया गया था। इसने 48 हेलीकॉप्टर प्राप्त किए, जिसमें से 27 डॉल्फिन तथा 21 वेस्टलैंड थे। इनके 6 डॉल्फिन हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार व गुजरात को हस्तांतरित किए गए थे, वहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए थे। इसमें से 4 हेलीकॉप्टरों की दुर्घटना वर्ष 1998 से 99 में हो चुकी है। तो टोटल 6 डॉल्फिन हेलीकॉप्टर थे, जिसमें से 4 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। आज निगम के पास 3 बेड़े हैं, जिसमें 20 डॉल्फिन हेलीकॉप्टर, 3 बेल 206 L4, 2 बेल 407, 2 रॉबिन्सन R44 तथा 3 MI 172 हेलीकॉप्टर हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनके नाम भी और इनकी संख्या भी। आज पवन हंस की स्थिति बहुत ही मजबूत है। वह बाजार में इसका अपना एकाधिकार यानी कि इसकी मोनोपोली है। इसके जैसा कोई और लिमिटेड कंपनी जो है वो भी इसके कंपटीशन में नहीं आई है। ONGC, NTPC आदि हेलीकॉप्टर के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं। ONGC और NTPC ये इन हेलीकॉप्टरों के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं, ये इनको कंज्यूम करते हैं। उच्च संचालन लागत और विदेशी विनिमय के बाहर जाने की दृष्टि व इनके रखरखाव तथा संचालन के लिए यह आवश्यक है कि हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्राथमिकता तेल की खोज के लिए सीमित रखा जाए व अधिक हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के अंतर्गत उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
तो हमें क्या बताया गया कि उच्च संचालन लागत, लागत इसकी ज़्यादा होती है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और विदेशी विनिमय के बाहर जाने की दृष्टि से, कि विदेशी विनिमय यानी कि फॉरेन एक्सचेंज अगर हम बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अगर हम इसे ख़रीदेंगे या यहाँ से कोई चीज़ मतलब इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जो फॉरेन करेंसी है वो बाहर जा सकती है। और साथ ही साथ इसके रखरखाव मतलब मेंटेनेंस और संचालन के लिए, ऑपरेट करने के लिए यह बात आवश्यक है कि हेलीकॉप्टर सेवाओं की प्राथमिकता तेल की खोज के लिए सीमित रखा जाए। तो इनकी हेलीकॉप्टर सेवाओं की प्राथमिकता क्या है कि इसको तेल की खोज के लिए सीमित रखा जाए, तथा अधिक हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के अंतर्गत, अगर अधिक हेलीकॉप्टर प्राप्त करने हैं तो उनके अंतर्गत इनके रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस होगी तभी ये अच्छी तरीके से काम भी कर पाएंगे और दुर्घटनाग्रस्त होने से भी बचेंगे। 8वीं योजना में रखरखाव की वृद्धि, मानव शक्ति विकास तथा विशिष्ट बाजार के साथ साथ पवन हंस की समृद्धि के मध्य समन्वय पर बल दिया गया था। जो 8वीं योजना थी उसमें कहा गया था कि इनकी मेंटेनेंस में वृद्धि की जाए, मानव शक्ति का विकास किया जाए और विशिष्ट बाजार के साथ साथ पवन हंस की समृद्धि के मध्य जो इसकी इंक्रीजमेंट हो रही है, एक्सटेंड हो रहा है, उसके मध्य समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन पर बल दिया गया। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के 1977 से 78 में कुल आय उड़ान घंटे 17,673 थे। ठीक है, इसने कितने उड़ान भरी, कितने घंटे भरी उसने? 17,673। इसकी तुलना में 1998-99 में ये 18,563 हो गए थे। 1997-98 में आय अर्जन की बात करें, आय अर्जन व निवल लाभ क्रमशः 111 करोड़ व 62 करोड़ थे। यानी कि 1997 में इसकी आय अर्जित थी और इसका जो लाभ था वो 111 करोड़ था और 1998 में ये 62 करोड़ था। इनकी तुलना में 1998-99 में ये क्रमशः 116 करोड़ और 62 करोड़ रुपए थे। यानी कि 1999 में 116 और 98 में 62 करोड़ थे। ठीक है, तो अगस्त सितंबर 1999 में उड़ान घंटे 9,367 थे तथा इसकी समयावधि में वह आय व निवल लाभ क्रमशः 58 करोड़ और 29 करोड़ रुपए थे। ठीक है, तो ये सारे डाटाज हैं। अगस्त सितंबर बोला गया तो अगस्त में हो गए 58 करोड़ और सितंबर में हो गए 29 करोड़। परंतु इस क्षेत्र में नए प्रचालकों के आगमन के परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि पहले तो इसकी मोनोपोली थी, लेकिन जिस काम में प्रॉफिट होता दिखता है तो नए जो फर्म्स हैं वो भी मार्केट में आ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें कंपटीशन बढ़ गया है, जिसके परिणामतः पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड को अपने उपभोक्ता आधार को सशक्त करके नए क्षेत्र तलाशने होंगे। अब क्योंकि जब कंपटीटर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर अपने आप को बनाए रखने के लिए और सशक्त करने के लिए नए क्षेत्रों की तलाश करनी पड़ेगी पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड को। कंपनी का उद्देश्य नवीन क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी नए क्षेत्र हैं उसके लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं ये प्रोवाइड करा पाए, जैसे कि पुलिस, परासैन्य बल, भूभौतिकी सर्वेक्षण और पर्यटन इत्यादि। ठीक है, तो हमने इसकी 2 टिप्पणियाँ पढ़ ली हैं। तीसरी टिप्पणी है हवाई कार्गो टैरिफ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, ये चैप्टर क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे भी वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।